हेलो बच्चों। आज हम नया पार्ट शुरू करेंगे केमिस्ट्री का फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको मालूम है केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक 3 पार्ट है। उसमें से ऑर्गेनिक का जिसे हम बेसिक बोल सकते हैं वो सारी चीजें इसमें होंगी। भले ही तुम एग्जाम का पेपर उठा के देखो, उसमें 2-3 क्वेश्चन ही होंगे डायरेक्टली जीओसी से, पर इसके ऊपर हर एक टॉपिक डिपेंड है। ओके, इसके अंदर जो भी तुम पॉइंट्स पढ़ोगे वही तुमको लगेगा हर टॉपिक को समझने के लिए। ओके, तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहली चीज जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। दूसरी चीज जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट पार्ट है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, इंटरमीडिएट। एंड नेक्स्ट वन पार्ट है जिसको हम बोलेंगे कि आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म का भी कुछ पार्ट इसमें आता है। ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म हम लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज ध्यान। ओके, तो ये सारी चीजें हर जगह पे आने वाली हैं। कहीं पे भी तुम जाओ ये चीजें आएंगी ही तुमको। ओके, विदाउट दिस जैसा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हर टॉपिक में आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हर जगह पे आने वाले हैं तुमको। ओके, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आज हम क्या देखने वाले हैं? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी और डिस्कस दिस पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होते हैं ये समझने के लिए तुमको एक बेसिक चीज मालूम चाहिए जो तुमने लोअर में पढ़ी हुई है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। ओके, अगर तुम बता सको व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये तुमने 10th में पढ़ा हुआ है, एक टॉपिक ही था तुमको। ओके, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इट इज अ प्रोसेस in which one or more reactant react with each other to produce one or more product. Okay, जैसा हम यहाँ पे लिखते हैं कि मान लो एक अपने पास एक कंपाउंड है like this and H, इसकी रिएक्शन हुई Cl2 के साथ और इसने बनाया HCH और Cl प्लस HCl। अब देखो ये तुमने 10th में पढ़ा हुआ है कि ये एक चीज थी, ये रिएक्ट हुई, या इसको हम ऐसे बोलेंगे कि ये एक चीज थी जो रिएक्ट हुई इसके साथ, इसने बनाया ये और ये। अब ये क्या है सारे? तो ये तुमने पढ़ा हुआ है कि these are called as reactant and these are called as product. ओके, और इसीलिए हम डेफिनेशन क्या देते थे कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस वन और मोर प्रोडक्ट। ओके, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट या कोई भी केमिकल्स हम बोल सकते हैं, कंपाउंड्स रिएक्ट होते हैं, जो रिएक्ट होते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो बनते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन अब ये रिएक्शन उतनी ज्यादा या डेफिनेशन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हायर क्लासेस में तुमको ये चीज क्या है और ये चीज क्या है ये पढ़ना पड़ेगा। ये चीज क्या है और ये क्या है ये पढ़ना पड़ेगा। अब तुमने इन दोनों को रिएक्टेंट बोल दिया वो ओके, लेकिन ये भी दोनों चीजें या स्पेसीज अलग अलग है। जैसा मैं बोलता हूं इस चीज को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। ओके, और इसे हम बोलते हैं रिएजेंट। वैसे ही इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट, और जो बचा उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। ओके, देखो पहले हम इसको रिएक्टेंट बोलते थे, इसको प्रोडक्ट बोलते थे। ओके, लेकिन अब रिएक्टेंट के 2 पार्ट बन गए, एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है। तो व्हाट इज मीन बाय सबस्ट्रेट एंड व्हाट इज मीन बाय रिएजेंट, दैट वी हैव टू स्टडी, क्योंकि इसी के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड है। ओके, ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट केमिकल रिएक्शन में अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे क्या हुआ है, ये H चला गया, उसकी जगह पे ये Cl आया। इसका मतलब ये जो बॉन्ड था ये बॉन्ड टूटा। एज वेल एज Cl2 एक्चुअल ऐसा होता है Cl-Cl, तो इसके बीच में भी बॉन्ड टूटा एंड इस कार्बन के और इस Cl के बीच में नया बॉन्ड बना। मतलब केमिकल रिएक्शन की और एक डेफिनेशन जो तुमने शायद पढ़ी हो, अदरवाइज ध्यान में रखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स। पुराने बॉन्ड तोड़ना और नए बॉन्ड बनना, यही प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब ये हमने समझ लिया, लेकिन इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं कि व्हाट इज सबस्ट्रेट, व्हाट इज रिएजेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट, व्हाट इज बाय प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखनी है। ओके,
और एक चीज, हम हमेशा क्या बोलते हैं, तुमने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट को डाला, प्रोडक्ट बना। ओके, दो रिएक्टेंट लिए, उनको मिलाया, प्रोडक्ट बना। हमको ऐसा लगता है कि वन वे प्रोसेस है। वन वे इन द सेंस, मतलब तुम्हारे पास कोई चीज थी, मान लो यहाँ पे x, तुमने उससे y बनाया। एक्चुअल इतनी सीधी प्रोसेस नहीं होती, बल्कि ये x बीच में कोई चीज बनाता है और उससे y बनता है। विदाउट दिस थिंग y नहीं बनेगा। ये रिएक्टेंट है तुम्हारा, ये प्रोडक्ट है। ओके, यहां पे कोई दूसरी चीज मिलेगी और इस चीज को बोला जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। ओके, इसे बोला जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन से होते हैं, क्या नहीं। ओके, वो भी हम देखेंगे। ये हो गया एक वन वे, एक रास्ता, वन पाथ। ओके, दूसरा एक पाथ भी है, मतलब जब x से y बनेगा तो यहां पे और एक चीज भी बन सकती है जिसके थ्रू फिर से प्रोडक्ट बनेगा। ओके, जैसा हमने इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोला, ये दूसरी पाथ है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ये समझ लो, ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये है ट्रांजिशन स्टेट। मतलब रिएक्टेंट का डायरेक्ट कन्वर्जन प्रोडक्ट में कभी भी नहीं होता। रिएक्टेंट एक जगह पे पहुंचता है, एक चीज बनाता है, जगह पहुंचता है इन द सेंस एक चीज, एक कोई स्पेसीज बनाएगा और उससे प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है। ओके, ये सारी चीजें हमको इस टॉपिक में पढ़नी है। ओके, तो ये आइडिया है कि तुमको पढ़ना क्या क्या है इस टॉपिक में। ये छोटा सा पार्ट है, इतना पार्ट तो पहले पढ़ना है, फिर हम उसको और ज्यादा ये डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो यहां तक चीज समझ में आई। ओके, तो हम एक एक से अब बातें डिस्कस करेंगे। और एक चीज, जैसा हमने बोला यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड बना, ये जो चीजें हैं इसको क्या बोला जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म। इसको ही बोला जाता है रिएक्शन की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होती है एक्चुअली, तो मैकेनिज्म इज अ सेट ऑफ स्टेप्स ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि तुम जो भी रिएक्शन करते हो, उस रिएक्शन में जो भी स्टेप्स ली जाती है छोटी छोटी, उन सब स्टेप्स को अगर तुम एक साथ लाओ तो उसका जो सेट बनता है उसको रिएक्शन मैकेनिज्म बोला जाता है। ओके, मतलब कोई भी रिएक्शन, जैसा मैंने बोला कि डायरेक्टली नहीं होती। ओके, तो उसी तरह से। सो आई होप ये चीजें समझ में आई होगी तुमको कि हमको पढ़ना क्या है। मैंने अभी बताया कुछ भी नहीं, जस्ट वी आर डिस्कसिंग विच थिंग्स वी हैव टू स्टडी। ओके, अब देखो, ओके, अब देखो, हमने अभी बोला कि रिएक्शन में, मैं फिर से यहां पे वो रिएक्शन लिखता हूं, H एंड H प्लस Cl डैश Cl, इसका बना HCl प्लस HCl। ओके, तो इसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। ओके, इसे हम बोलते हैं रिएजेंट। ओके, और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ये तो प्रोडक्ट है और ये बाय प्रोडक्ट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए तुमको सबस्ट्रेट और रिएजेंट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। इवन उसका जो रेशियो होता है, मतलब कई बार प्रोडक्ट तुमको 50% मिलेगा, बाय प्रोडक्ट 50% मिलेगा, कई बार प्रोडक्ट 70% मिलता है, 80% मिलता है, बाय प्रोडक्ट कम मिलता है। ओके, तो ये सारा इसी के ऊपर डिपेंड है, मैकेनिज्म के ऊपर। तो पहले हम बात करेंगे सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में कि व्हाट इज मीन बाय सबस्ट्रेट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबस्ट्रेट के बारे में। सबस्ट्रेट क्या होता है, तो सबस्ट्रेट वो चीज है दैट प्रोवाइड कार्बन फॉर द रिएक्शन। ओके, अब देखो, ये हम क्या बोलते हैं, हम ये ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक में तुमको मालूम है कि मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो
कार्बन कंटेनिंग, मोस्ट ऑफ ऑल ही चीजें कार्बन कंटेनिंग होती है। ओके, मतलब केमिकल रिएक्शन अगर तुमको करनी है तो कार्बन पे ही करनी पड़ेगी। तो कार्बन सप्लाई करने वाली जो चीज होती है वो सबस्ट्रेट होती है। ओके, सो व्हाट इज सबस्ट्रेट? इट इज द स्पीसीज दैट प्रोवाइड्स कार्बन फॉर द रिएक्शन। ओके, इसके सामने तुम ये भी लिख सकते हो, कार्बन टू द रिएक्शन फॉर प्रोवाइडिंग और प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। ओके, तो सवाल है फिर सबस्ट्रेट होते कौन कौन है? तो सबस्ट्रेट में मोस्टली होते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हाइड्रोकार्बन्स कौन से? अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये तुमको मालूम होगा क्योंकि 10th में भी ये टॉपिक था कार्बन के नाम से। ओके, बट मान लो कुछ पार्ट इसमें से डिलीट हुआ था पिछले साल रिड्यूस सिलेबस में, तो किसी को अगर आइडिया नहीं है तो तुम इसका जीओसी का टॉपिक देख सकते हो। ओके, ऑलरेडी अवेलेबल है जीओसी का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, तो हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन आते हैं? तो हाइड्रोकार्बन में हो सकते हैं एक तो अल्केन, ओके, दूसरे हो सकते हैं अल्कीन, और तीसरे हो सकते हैं अल्काइन। ओके, ये हाइड्रोकार्बन्स इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? तो इसके अलावा हो सकते हैं ऑक्सीजन डेरिवेटिव, ऑक्सी डेरिवेटिव लिखता हूं मैं। ओके, ऑक्सी डेरिवेटिव कौन से होते हैं? ऑक्सी डेरिवेटिव मान लो अल्कोहल है। ओके, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं यहाँ पे लिखता हूं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबस्ट्रेट कौन हो सकता है? सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं तुम्हारे? सबस्ट्रेट हो सकते हैं। तो अल्कोहल हो सकता है, ओके, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ओके, ईस्टर हो सकता है। उसके बाद कौन हो सकता है? नाइट्रोजन डेरिवेटिव हो सकते हैं, नाइट्रोजन डेरिवेटिव। ओके, डेरिवेटिव्स, तो ये कौन हो सकते हैं? तो इसमें फिर अमाइन आएगा। ओके, अमाइन में फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन थे। इन शॉर्ट तुम समझ लो सबस्ट्रेट कौन होता है? तो ऐसी चीज जो कार्बन प्रोवाइड करेगी, उसके पास खुद कार्बन होना चाहिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में। ओके, तो उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, और सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सबस्ट्रेट हो सकते हैं। ओके, अब उसके लिए कुछ कंडीशंस होगी वो देखेंगे, लेकिन जनरल पार्ट ये है। ओके, तो ये हो गया सबस्ट्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन। तो फिर दूसरी चीज है रिएजेंट किसे बोलते हैं? ओके, रिएजेंट किसे बोलते हैं? तो टेक इट, ओके, देन सो रिएजेंट किसे बोलते हैं? सो सी, अब इसने तो कार्बन प्रोवाइड किया सबस्ट्रेट ने, तो रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट जो होती है वो अटैकिंग स्पीसीज होती है। ओके, व्हाट इज रिएजेंट? रिएजेंट एक ऐसी स्पीसीज होती है, द स्पीसीज दैट अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट। ओके, रिएजेंट एक ऐसी स्पीसीज होती है जो सबस्ट्रेट पे डायरेक्ट अटैक करती है, लेकिन इसकी कंडीशन है ये स्पीसीज कैसी होनी चाहिए? तो ये हो सकती है आइदर इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने ऑक्टेट रूल, ड्यूप्लेट रूल एक्सप्लेन किया है। ओके, तो कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल रहता है, वो रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ, और जिसके पास ऑक्टेट नहीं है, ड्यूप्लेट नहीं है, इलेक्ट्रॉन कम है, ज्यादा है, वो दूसरे पे अटैक करता है या दूसरे के साथ रिएक्शन करना चाहेगा। वैसा ही है, सबस्ट्रेट ऑलरेडी स्टेबल रहता है, वो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन रिएजेंट ही रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि रिएजेंट एक तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। उसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहे तो अटैक करना चाहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो देना चाहेगा। ओके, तो ये बेसिक आइडिया है किसके बारे में? हमारे ये क्या बोलते हैं हम, सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में। ओके, अब अगर तुमको सबस्ट्रेट और रिएजेंट अगर समझ में आए होंगे कि क्या होता है, तो अब हम रिएजेंट के एग्जांपल देखें, क्योंकि हमने रिएजेंट के बारे में तो बात कर ली। तो रिएजेंट कौन से हो सकते हैं? जैसे हमने सबस्ट्रेट के बारे में बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो रिएजेंट नॉर्मली होते हैं HCl हो गया, ओके, H2SO4 हो गया, Cl2 हुआ, H2 हुआ। ओके, इस तरह के ये सारे रिएजेंट्स होते हैं। तो फिर रिएजेंट में भी दो टाइप के रिएजेंट है, एक होते हैं पोलर रिएजेंट और एक होते हैं नॉन पोलर रिएजेंट। ओके, पोलर मतलब क्या? तो ऐसे रिएजेंट जिनके अंदर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। ओके,
जैसा कि मैं लिखता हूं, या इसको लिख लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, ज्यादा हो। और नॉन पोलर किसे बोलेंगे, कि जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वेरी लेस और नो। जिनमें दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक तो हो ही ना, या हुआ तो भी बहुत कम हो। ओके, जैसा एग्जांपल के लिए पोलर सॉल्वेंट में मैं लिखता हूं HCl। अब तुम देखो, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पीरियोडिक टेबल में तुमको मालूम है Cl इज हैलोजन। तो हैलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो किस तरह से ये होगा, अगर तुम देख सकते हो तो इस तरह से Cl के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर मैं नॉन पोलर में देखूं तो एक लिखता हूं मैं Cl2 ऐसा होता है जो हमने लिया भी था रिएक्शन में। अब इसमें दोनों Cl है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही है, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं खींचेगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसलिए ये इस तरह से होता है। ओके, या इसको नॉन पोलर रिएजेंट बोलते हैं। ओके, ये चीजें हो गई बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन रिएजेंट के बारे में। लेकिन और भी एक क्लासिफिकेशन है रिएजेंट के बारे में जो थोड़ा सा डिटेल में है। ओके, तो वो अब हम देखेंगे। पहले तुम ये कॉपी कर लो, फिर हम उसको जाएंगे। ओके, सो रिएजेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के, तो एक तो रिएजेंट होंगे जिनको हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं, और एक रिएजेंट होंगे जिनको न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बोला जाता है। ओके, तो तुमको ये पहले दो वर्ड मालूम होनी चाहिए। ये लिखता हूं मैं। ओके, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। ओके, टाइप्स किसके रिएजेंट, पहला है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ओके, अब ये समझने के लिए तुमको पहले इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझना पड़ेगा। ओके, देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन, एंड फाइल मतलब हम बोल सकते हैं लविंग या अट्रैक्टिंग। ओके, तो ऐसी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होती है उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोलेंगे। ओके, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है E+। ऐसा क्यों, क्योंकि ये स्पेसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी लिख लेंगे हम, दिस इज, यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब उसके ऊपर, मैं इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाता हूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन। ओके, तो उसको हम दिखाएंगे प्लस से। तो ये है तरीका इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करने का, या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को रिप्रेजेंट करने का। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट तो इस तरह का है। तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के एग्जांपल कौन से हैं? अब इसमें फिर दो तरह के इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं, या ये होते हैं। एक तो होते हैं इसके अंदर जिसको हम कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ओके, इसमें एक होता है कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। अब तुमको कैटायन आनायन तो मालूम है। कैटायनिक का मतलब क्या होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। ओके, ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल मतलब भी प्लस है, और कैटायन मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, इवन दिखाई देता है। ओके, इसको ऐसा क्यों बोला ये हमको बाद में पता चलेगा। तो इसके एग्जाम्पल अगर तुम देखना चाहो तो इसके एग्जाम्पल में तुमको एक तो मिलेगा CH3+, ओके, जिसको मिथिल कैटायन बोलते हैं, और इसके अलावा इसमें मिलेगा NO2+। ओके, CH3+ एंड NO2+। इस तरह का कोई भी, मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो फिर इसको कैटायन बोलने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो था, तो फिर कैटायन बोलने की जरूरत क्या है। तो इसका आंसर है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज दिखाई देता है। ओके, अब हम दूसरा जो देखने वाले, इसके ऊपर चार्ज दिखाई नहीं देता, फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, अभी हमने इसको क्या बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। ओके, तो यहां पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं AlCl3। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा AlCl, Cl एंड Cl।
अब तुम बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं है। तो इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ओके, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इस तरह का। अब इसमें चार्ज नहीं है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि चार्ज नहीं दिखता, ओके। वैसे ही एग्जांपल तुम्हारे पास हो सकता है PCl3 का, ऐसा कोई भी जिसके वहां पे ऑक्टेट जिसका कंप्लीट नहीं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वी कॉल इट एज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ओके। तो ये उसके एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन समझाने के लिए हमने कुछ लिखे, ओके। तो ये हो गए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब इसके बाद दूसरे जो रिएजेंट है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल, ओके। तो ये कॉपी कर लो पहले, ओके। तो दूसरा जो टाइप है, ओके, ये पूरा ओके, ओके। तो दूसरा जो टाइप है वो है न्यूक्लियोफिलिक, ओके, रिएजेंट। अब देखो व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस एंड फिलिक मतलब जिसको अट्रैक्ट करता है वो, ओके। तो ऐसी चीज जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करती है, अब हमको मालूम है न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज रहता, प्लस, मतलब प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा, माइनस। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Nu माइनस से। ये है रिप्रेजेंटेशन किसका, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का, ओके। इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, जब भी किसी चीज पे माइनस चार्ज दिखेगा इसका मतलब है उसके पास जितने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन तो थे, उससे ज्यादा थे। तो हम इस चीज को या इस स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब क्या, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जितने चाहिए उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब इसके भी एग्जांपल अपने पास है, लेकिन इसमें भी फिर से टाइप है क्या, यस। देखो माइनस चार्ज है, अगर किसी चीज पे माइनस चार्ज है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लस वाले को कैटायन, तो माइनस वाले को क्या बोलते हैं, अनायन, ओके। मतलब इस स्पीसीज को हम बोलेंगे अनायोनिक स्पीसीज या अनायोनिक न्यूक्लियोफाइल, ओके। अनायोनिक न्यूक्लियोफाइल, अनायोनिक न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ओके। तो इसके एग्जांपल कौन कौन है, तो देखो जैसा हम बोलेंगे OH माइनस हुआ, ओके, OH के ऊपर माइनस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है, ये चीजें हैं हमको मालूम है, इनके ऊपर माइनस चार्ज होता ही है, ओके। जैसा NH2 माइनस हुआ, ओके, या OCH3 इस पे भी माइनस होता है। ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो सकता है उसको हम अनायनिक न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, ओके। दूसरा इसका टाइप है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, फिर से वैसा ही एज जैसा हमने पिछली केस में देखा था, ओके। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या बोल सकते हो तुम, अभी जैसा हमने लिखा था कि उसके ऊपर चार्ज दिखना नहीं चाहिए लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ओके। तो इसके भी कई सारे एग्जांपल है, तो इसका एग्जांपल एक लिखता हूं मैं, ROH। अब तुमने केमिकल बॉन्डिंग के लेवी स्ट्रक्चर अगर पढ़े होंगे या देखे होंगे तो तुमको मालूम होगा यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं, ओके। लोन पेयर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये खुद के इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि अगर तुम देखो तो यहाँ पे इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इसको चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं इसके ऊपर, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे को दे सकता है, क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर दूसरे को दे सकता है, ओके। वैसा ही एक एग्जांपल और मैं इसको मिटा देता हूं, ओके। वैसा ही और एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसा कि वाटर का HOH, ओके, H। वैसा ही एक एग्जांपल है ROR, ये क्या है, ईथर है, ओके। इस तरह की कोई भी स्पीसीज जिसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन हो वो, ओके। R-SH, ओके, SH लिखते हैं इसको।
तो ये भी उसी का एग्जाम्पल है। मतलब ऐसी स्पेसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन तो हो लेकिन माइनस चार्ज ना हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए जिससे वो दे सके। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक टाइप है, इसमें और एक टाइप है, 3 तरह के होते हैं। वो क्या होते हैं? वो है न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग पाई बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। ओके, पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल बोलो या न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग पाई बॉन्ड बोलो। ओके, तो इसमें तो अब इसमें पाई बॉन्ड मतलब क्या होता है? देखो, अब ये केमिकल बॉन्डिंग में तुमने पढ़ा होगा, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। ओके, मान लो यहाँ पे एक कार्बन है, उसको ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो इसमें एक बॉन्ड तो सिग्मा होता है, ये बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होता है, और ये बॉन्ड भी जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है लेकिन पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई बॉन्ड को तुम आसानी से तोड़ सकते हो। ओके, रिएक्शन कंडीशन देखिए, तो रिएजेंट इसके ऊपर फट से अटैक कर देता है क्योंकि पाई बॉन्ड तोड़ना आसान है। ओके, तो ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड कब होता है? फिर से एक बार देखो, कहीं पे सिंगल बॉन्ड है तो वो सिर्फ सिग्मा होता है, कहीं पे डबल बॉन्ड हो या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्डेड कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड को ये फट से अटैक कर लेता है न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे और ये भी क्या करेंगे? अटैक करेंगे किस पे? दूसरी स्पेसीज पे। ओके, जो हमारे पास कौन थी? सबस्ट्रेट, जिसको हम बोलते थे। ओके, राइट, तो ये हुआ यहां तक का इंफॉर्मेशन। अब एक और तरह का न्यूक्लियोफाइल भी इसमें है जिसको बोला जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके, यहां पे लिखता हूं मैं, ये चाहिए तो तुम कॉपी कर सकते हो। ओके, सो ये तीन टाइप हुए, तो चौथा टाइप हम यहां पे बोल सकते हैं, दैट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जैसा एम्फीबियन एनिमल होता है ना, दो नेचर दिखाता है, वैसे उसी तरह का। मतलब नेचर का मतलब क्या है? एक आयन लेता हूं मैं, मान लो कि नाइट्रोसो आयन। ओके, जैसा कि O N डबल बॉन्ड हो, अब इसके पास यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मतलब एक ही रिएजेंट के 2 एटम अगर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो सबस्ट्रेट होना चाहिए, पहली बात तो सबस्ट्रेट क्या क्या होते हैं या कौन कौन हो सकता है ये बताया। रिएजेंट होना चाहिए, रिएजेंट भी कौन कौन होते हैं, किस तरह के होते हैं ये भी बताया। तो अब होता क्या है एक्चुअल रिएक्शन में? ओके, तो वो अब हम देखेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, तो देखो, अब रिएजेंट बहुत सारे हैं। ओके, तुम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुमको और रिएजेंट्स मालूम होंगे। मैंने सिर्फ जो कॉमन है और जो जनरली यूज किए जाते हैं और जो तुम समझ सकते हो, मतलब 10th में भी तुमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो भी तुमको ये मालूम होंगे। सबको मालूम है वाटर के ऊपर लोन पेयर रहते या ऐसा लेव स्ट्रक्चर अगर पढ़े होंगे तो, इसलिए मैंने सिंपल लिया। बहुत सारे रिएजेंट्स हैं। ओके, तो एक एग्जांपल में अभी जो हमने दिया था वही लेंगे। मान लो H एंड H है, इसके साथ रिएक्ट हुआ Cl-Cl और इसने बनाई जो चीज है वो है H एंड Cl प्लस HCl। ओके, ये बना है। अब देखो, सवाल है कि ये रिएक्शन होती कैसे है? तो रिएक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? जैसा हमने अभी बात करी थी कि ये बॉन्ड टूटना पड़ेगा और ये भी बॉन्ड टूटना पड़ेगा, और फिर क्या होगा? इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब सवाल है ये बॉन्ड टूटता कैसे है? ओके, तो ये बॉन्ड टूटने के 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके क्या है? तो नंबर 1 है होमोलिटिक क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है टूटना। ओके, होमोलिटिक क्लीवेज, या उसको होमोलिसिस भी बोला जाता है। जब 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो अगर होमो मतलब क्या? सेम। ओके, इक्वली टूटता है तब हम उसको होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। ओके, या उसको हम एक और वर्ड यूज करते हैं, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड अगर सिमेट्रिकली ब्रेक होता है तो उसको भी हम होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। अब ये होमोलिटिक क्लीवेज जो है ये किन एटम में होता है, किस मॉलिक्यूल में होता है? तो उसी मॉलिक्यूल में होता है जो मॉलिक्यूल तुम्हारा नॉन पोलर हो। नॉन पोलर। ओके,
या फिर हम ऐसा बोलेंगे, क्योंकि नॉन पोलर पोलैरिटी की भी बहुत सारी कंडीशन है तो हम सीधा इसको नहीं बोल सकते, पर हम ऐसा बोलेंगे कि होमोलिटिक उसमें होगा जिसमें अगर वो डाई एटॉमिक है तो सेम एटम्स अगर है, सेम एटम्स, ओके, तो उसके बीच में होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिसिस होगा। ओके, मतलब जैसे हमने बोला था कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, नो, एक तो नहीं होना चाहिए और वेरी लेस, एकदम कम होना चाहिए, तो ही उसमें होमोलिसिस या होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ओके, जैसा मैं बोलता हूं कि Cl है और दूसरा Cl है, अब इसको ये बॉन्ड टूटा होमोलिटिकली मतलब एकदम सेंटर से। ओके, तो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा और यहाँ पे बनेगा Cl डॉट प्लस, इसको ऐसे दिखाते हैं, ओके, Cl डॉट प्लस Cl डॉट, ओके, और इसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। ओके, तुम यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज कहीं पे भी निकालो, लेवल स्ट्रक्चर में तुमने पढ़ा होगा। ओके, यू कैन ड्रॉ एनीवेयर। तो ये जो है इसको बोला जाता है फ्री रेडिकल, इसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। इसका मतलब होमोलिटिक क्लीवेज में कौन बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। और फ्री रेडिकल बनने की कंडीशन क्या है कि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नियर अबाउट सेम होनी चाहिए, बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए। और ये रिप्रेजेंट भी कैसे किया जाता है, विथ दिस काइंड ऑफ एरो। ये एरो ऐसा नहीं है, तुम देखो ऐसा नहीं है, एरो एक ही साइड है, तो इसको फिश हुक एरो बोला जाता है। ओके, फिश हुक एरो, ओके, फिश हुक एरो। अब सवाल ये है कि फिर ये अगर ऑलरेडी दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो कोई भी नहीं खींचेगा, तो हो रहा क्यों, ये होमोलिटिक क्लीवेज होता क्यों है, तो उसका रीजन है यहाँ पे कुछ कंडीशंस तुमको या जरूरी होती है कंडीशंस। तो क्या होती है कंडीशंस, हीट, लाइट, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इस तरह का अगर कोई कंडीशन वहां पे होगा या इस तरह की कोई कंडीशन वहां पे होगी तो फिर ये किए जाते हैं। जिसमें और एक है फेमस कंडीशन, वो है परऑक्साइड। ओके, तो परऑक्साइड के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन या ये क्लीवेज होता है। कौन सा क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। ओके, फिर से एक बार देखो, होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, अगर दो एटम है, दो एटम के बीच में ये बॉन्ड है और दोनों एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है या बहुत कम डिफरेंस है, तो फिर वो दोनों सेम ही फोर्स लगाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, एंड ये बॉन्ड बीच में से सेंटर में से टूटेगा, तो उसको होमोलिसिस बोलते हैं। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो बाहर से कंडीशन चाहिए, एक्सटर्नल कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है, एक तो हीट होगी, लाइट होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, या परऑक्साइड भी वहां पे काम करता है। ओके, ये है तुम्हारा होमोलिटिक क्लीवेज। तो ऐसा ही दूसरा एक क्लीवेज होता है दूसरी तरह का, दैट इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ओके, सो आई विल राइट दैट इज द सेकंड। ओके, यहां पे लिखेंगे, ठीक है, यहां पे लिखेंगे, ओके, दैट इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब इसके अकॉर्डिंग तुम ही बोल सकते हो कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज कब होगा। ओके, सेकंड वन, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ओके, या उसको हेट्रोलिसिस बोलते हैं। ओके, ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल एरो से अपने। अब ये कब होगा, इफ एटम्स विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आर अटैच्ड। अगर दो एटम है और दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है तो वहां पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। जैसा मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मान लो CH और यहाँ पे Cl है, और इसका अगर हेट्रोलिसिस या तुमको तोड़ना है बॉन्ड, अब तुमको मालूम है कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो फिर ये क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, क्लोरीन अट्रैक्ट कर लेगा खुद की तरफ, और इसलिए ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटता है। और CH इसके ऊपर आएगा प्लस और Cl के ऊपर आएगा माइनस, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिए। ये बन गया कैटायन और ये बन गया अनायन। मतलब इसमें क्या बनते थे, फ्री रेडिकल बनते थे, वैसे इसमें क्या बनते हैं, कैटायन और एनायन बनते हैं। ओके, और ये सिंपल एरो से रिप्रेजेंट किया